बड़ी बड़ी खबर के साथ ट्रेजरी घोटाले की जांच में जुटी सीआईडी की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी ऑफिस में तैनात कर्मचारी एएसआई अशोक कुमार भंडारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्ति था। मुख्य आरोपी लेखापाल का सहयोगी निकला। गिरफ्तार पुलिसकर्मी खाते में आए थे 50 लाख रुपए। 1 करोड़ 11 लाख से अधिक की अवैध निकासी के आरोप हैं। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां ट्रेजरी घोटाले को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी विभागों, अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और उपायुक्तों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। वित्तीय अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार ने वित्तीय कार्यों से जुड़े कर्मियों पर सख्ती बढ़ा दी है। आदेश दिया गया है कि वरीय लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल और विपत्र लिपिक जैसे पदों पर एक ही कार्यालय में 3 साल से अधिक समय से पदस्थापित कर्मियों का अनिवार्य तबादला किया जाए। इसके साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि संविदा या मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखा जाए, ताकि प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं पर रोक लग सके। मुख्य सचिव ने 30 मई तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। हमारे साथ फोन लाइन पर ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कई कर्मचारियों को अचानक ट्रांसफर ऑर्डर मिल चुके हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर से ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा? जी, बता दें कि लंबे समय से जो भी ट्रेजरी में कार्यरत वैसे पदाधिकारी या लेखापाल या फिर अकाउंट्स ऑफिस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कि 3 साल से अधिक समय से वहां पर जमे हुए हैं, ऐसे लोगों का तुरंत स्थलांतरण करने को लेकर जो आदेश है वो जारी किया गया है। जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा ये दिशा निर्देश सभी जिलों को दिया गया है कि ऐसे लोग जो भी लंबे समय से जमे हुए हैं ट्रेजरी ऑफिस में, उन तमाम लोगों का तबादला किया जाए और इसकी रिपोर्ट जो है वो मुख्य सचिव कार्यालय तक दी जाए, वहीं दूसरे वित्त विभाग तक पहुंचाया जाए। वहीं इसके साथ ही जो अनुबंध कर्मचारी हैं, क्योंकि अभी भी जो वर्तमान में ट्रेजरी घोटाले हुए हैं उसमें अनुबंध कर्मचारियों का भी जो रोल है वो काफी अहम रहा है और उनके द्वारा भी जो गड़बड़ियां हैं उनके द्वारा कुछ ज्यादा ही पाई गई हैं। उनके खातों में जमकर हस्तांतरण हुए हैं पैसों का, जो अवैध निकासी के मामले को लेकर। तो ऐसे में अनुबंध कर्मियों को ट्रेजरी ऑफिस से भी दूर रखने का निर्देश जो है वो जारी हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट है वो वित्त विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है कि 30 मई तक तमाम रिपोर्ट सौंपे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह के गबन हुए हैं और कहीं न कहीं स्थानांतरण की जो ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई थी, जिस कारण ही ये तमाम चीजें जो हैं वो कुछ ज्यादा ही उभर कर सामने आ रही है कि ट्रेजरी में गबन हुआ है। तो ऐसे में ये जो स्टेप उठाया गया है सरकार की तरफ से वो काफी अहम है और आने वाले दिनों में इससे इस तरह के गबन और गड़बड़ियों पर लगाम लगने की संभावना। प्रकाश, एक और सवाल है कि जिन अधिकारियों के दौरान ये गड़बड़ियां हुई है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या सिर्फ छोटे कर्मचारी ही निशाने पर हैं? बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो सरकार की तरफ से एसआईटी बनाई गई थी, वहीं अभी इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीआईडी को एसआईटी की टीम को सौंपा गया है। तो फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है, ऐसा नहीं है। तमाम जो अधिकारियों का भी कहना है या फिर सरकार के भी प्रतिनिधियों का भी यही कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। तो देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो भी लोग शामिल हैं क्या उन सभी पर कार्रवाई संभव हो पाती है या नहीं, ये तो फिलहाल भविष्य की बात है। लेकिन जो जांच प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष भी इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और इसी कारण से विपक्ष इस पूरे मामले की जांच जो है वो केंद्रीय एजेंसियों तक को सौंपने की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार को अपनी एजेंसियों पर भरोसा है और उनका कहना है कि मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप होगा,
कोई भी दोषी लोग होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो फिलहाल अब जांच चल रही है, जांच के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि बड़ी मछलियां भी इस शिकंजे में आती हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य से इस वक्त की मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहे, जहां 30 मई तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है ट्रेजरी मामले को लेकर। ट्रेजरी घोटाले पर ये सख्ती दिखाई जा रही है। अब लेखा कर्मियों का ट्रांसफर भी किया जा रहा है। खबर धनबाद से है, जहां तोपचांची में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चाचा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसे पैसे का लालच देकर चुप रहने को कहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी के पिता को पूछताछ उनसे की जा रही है। रामगढ़ में रिंग सेरेमनी में बड़ा हादसा हुआ। राजनंदिनी मैरिज हॉल में छत और सीलिंग गिरने से दुल्हन समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि भुरकुंडा के सेंट्रल अस्पताल से लड़की पक्ष वाले राजनंदिनी मैरिज हॉल में रिंग सेरेमनी के लिए जुटे हुए थे। इसी दौरान मैरिज हॉल का दीवार छत पर गिर गया। इसके बाद छत और सीलिंग अंदर बैठे दुल्हन और उनके रिश्तेदारों पर गिर गया, जिसमें दुल्हन समेत 6 लोग चपेट में आ गए। अब घर में मातम पसर गया है। दीवार गिरा छत के ऊपर, छत गिर गया नीचे, तो उसमें बच्ची उच्ची सोई हुई थी और जो लड़की वड़की थी सबको चोट लगा हुआ है। सब हॉस्पिटल में भी सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक को अभी रेफर कर दिया अभी रामगढ़ सिटी स्कैन करने के लिए। एक बच्चा का आंख नहीं खुल रहा है। बोकारो में 10वीं के छात्र के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। मंगलवार शाम को सर्वज्ञ सिन्हा ट्यूशन से वापस घर लौट रहा था। जैसे ही वो चास मुफस्सिल थाना से करीब 100 मीटर की दूरी पर ऑटो से उतरा, तभी काले रंग की स्कॉर्पियो वहां आकर रुकी। गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने छात्र को जबरन अंदर बैठाने की कोशिश की। शोर मचाने पर बदमाश भाग निकले। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये आ रही थी और वापस पीछे चली गई। वापस पीछे की ओर चल गया, मतलब चास की ओर जा गया कि धनबाद रोड? चास। तो मतलब कितना बजे की घटना है? ये 6:30 से 7 बजे के बीच। तो उसके बाद क्या किया तुमने? मैं अपनी किसी तरह वहाँ से बच के भागा। उन्हें कैसे लगा कि तुमको किडनैपिंग हो रहा है? उन्हें कैसे आभास हुआ तुमको? मुंह पकड़ लिया था मेरा और अंदर खींच लिया और इंजेक्शन दिया था मुझे। दारकू नगर चास आदित्य क्लासेस, उधर से वापस आ रहा था। ऑटो से उतरा थाना के पास। वहाँ से जब गली में अपना आया तो कोई स्कॉर्पियो लगी हुई थी, उसमें इसको किडनैप करने का कोशिश किया। तो किसी तरह जान बचा करके भागा। ब्लैक कलर का गाड़ी था। कौन गाड़ी था? स्कॉर्पियो। कितने आदमी था उसमें? 2 आदमी। खबर राजधानी रांची से है, जहां एक बार फिर रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के बीच विवाद गहरा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स प्रबंधन पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बिना स्वीकृत करोड़ों के टेंडर जारी करने पर सवाल उठाए हैं। करीब 48 करोड़ के उपकरण खरीद पर यह पूरा विवाद हुआ है। एसएफसी मंजूरी के बिना निविदा निकालना नियमों का उल्लंघन बताया। वहीं रिम्स निदेशक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा, सभी खरीद नियमों के तहत हुई है। विभाग के ही लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरफेरेंस हो रहा है। आपने देखा कि करीब 225 करोड़ का सामान रिम्स ने खरीद लिया है या कुछ एक ऑर्डर जाने। 30 करीब परचेज कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, तब ये काम हो पाया। आप जानते हैं कि पिछले 15 साल में यहाँ परचेज कुछ हुआ नहीं था। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में की गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को, जिसमें सरकार के भी कुछ लोग शामिल हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, उनकी इंटरफेरेंस लगातार बनी रहे, इसको लेके तरह तरह की खबरें छपती रहती हैं। हकीकत ये है कि 1 करोड़ रुपए का पावर मेरे पास है, उसमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मैं देता हूं। 1 से 1.5 करोड़ के जो आइटम्स होते हैं उनके अप्रूवल
एसएफसी से होते हैं। बाकी के सारे अप्रूवल 1 करोड़ के ऊपर के एसएफसी से होते हैं, स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। क्या झारखंड में गठबंधन बिखर रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेता प्रदीप बालमूचू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार में लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हो रहा है। जिले के अधिकारी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि हमें अब सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जमीनी हकीकत है कि वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को लगता ही नहीं है कि हमारी सरकार है। ये बड़ी दुखद बात है। अभी हम परसों ही बारागोड़ा में थे, उन्होंने सब लोग एक मिलकर कहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं बचता। हमने कहा है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को, नहीं होता हम लोग आंदोलन करेंगे, और काम नहीं होता तो खिलाफ में खड़ा होंगे। हमारी सरकार से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर काम नहीं हो रहा तो खिलाफ में खड़ा होंगे। तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे ये आवाज उठ रही है, और ये तो मेरा राइट है ना। अगर काम नहीं हो रहा है तो हम तो कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, अपना आवाज तो उठाएंगे। लोगों के बीच में तो मैसेज जाएगा कि उसकी आवाज हम लोग बन रहे हैं। तो इसके लगता है कि ये तो हम लोग का पार्टी भी हम लोग की है, तो हम लोग का जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज को उठाना। तो हमको लगता है कि ये भी रास्ता है सरकार पर दबाव देने के लिए, सरकार से काम लेने के लिए ये अच्छा रास्ता है। मगर ये तो पार्टी निर्णय लेगी आखिर क्या करना नहीं करना, मगर ये भी एक ऑप्शन, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। प्रदीप बालमूचू के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो सकती है। हमारा घर बड़ा है तो बड़े घर में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। में थोड़ी नाराजगी हो सकती है क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारा संगठन बहुत बड़ा है, और जब संगठन बड़ा हो, घर बड़ा हो, तो उस घर के परिवार में कहीं ना कहीं कोई नाराजगी थोड़ी मोड़ी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं, और गठबंधन पूरी एकता के साथ यह प्रतिबद्ध है कि कैसे हम राज्य को विकास की दिशा में लेकर के जाएं और एक नया आयाम देने का काम करें। झारखंड में कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 2-2 महीने के कारण वेतन नहीं मिलने के कारण हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब पुलिस एसोसिएशन ने सीधे मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में पुलिस पदाधिकारियों की गंभीर आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया है। पत्र में कहा गया कि फरवरी महीने का वेतन टैक्स और अन्य कटौतियों में खत्म हो गया है, जबकि मार्च का वेतन अब तक नहीं मिला है। इसके चलते पुलिसकर्मियों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। महीने बीतने को है, लेकिन पुलिसकर्मियों की सैलरी उनके खाते में अभी तक नहीं आई है, जो अत्यंत चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस परिवार में एक तरह से मायूसी का आलम दिखाई दे रहा है। उनको घर चलाने में दिक्कत आ रही है, शादी का समय चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, ईएमआई वो समय पर नहीं भर पा रहे हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन सरकार से मांग करता है कि सभी पुलिसकर्मियों के वेतन की निकासी अविलंब की जाए। चाईबासा समाहरणालय भवन के कार्यालयों में अगलगी से बचाव के लिए दमकल विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया। जिला अग्निशमन पदाधिकारी राम यश सिंह और विभाग के कर्मियों की ओर से आज समाहरणालय भवन में मॉक ड्रिल कर कार्यालय के कर्मियों को आग लगने पर अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने की जानकारी दी। मौके पर अगलगी की घटनाओं में बिना घबराए संयम बरतते हुए आग बुझाने के बारे में बताया गया। महोदय के आदेशानुसार पूरे समाहरणालय भवन का जांच हुआ। सभी समाहरणालय भवन में ये फायर एक्सटिंग्विशर अग्नि सुरक्षात्मक उपकरण लगा हुआ है। उसी के संबंध में हम लोग एक मॉक ड्रिल किए। मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में क्या करें क्या न करें एवं अग्नि सुरक्षात्मक उपकरणों को चलाने की जानकारी दी गई। अब भारतीय डाक सेवा ने भी नई पहल शुरू कर दी है। आम जनता के लिए सर्विस को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। झारखंड में अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए पार्सल और
सुविधा की शुरुआत हजारीबाग से कर दी गई है। अब डाक विभाग सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों के घरों से पार्सल संग्रह कर उसे सुरक्षित और तय समय पर गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नई सेवा के बारे में जानकारी दी गई। हम लोग आज पार्सल ऑन व्हील सेवा की भी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हजारीबाग के व्यावसायिक क्षेत्र में हमारी जो पार्सल की व्हीकल है, जिसे डिजाइन किया गया है पार्सल को कलेक्ट करने के लिए, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्रीज टू फैक्ट्री वो मूव करेगी, जिसमें इंस्टेंट बुकिंग करके उनके पार्सल को प्रोसेस करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। देश में 14 सालों के बाद 16 मई से 8वीं जनगणना शुरू होने जा रही है। भारत सरकार इस जनगणना को पहली बार पूरी तरह डिजिटल मोड में कराएगी। सिमडेगा के डीसी कंचन सिंह ने बताया कि 1 से 15 मई तक नागरिक खुद मोबाइल के जरिए स्वगणना कर सकते हैं। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक अधिकारी घर घर जाकर डेटा सत्यापित करेंगे। दूसरे चरण में 9 फरवरी 2027 से परिवार के सदस्यों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। 30 दिनों का समय मकान सूचीकरण के लिए निर्धारित है और उसकी पूर्व पीठिका के रूप में हम लोगों ने जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स है उनके जियो टैगिंग और डिमार्केशन 100% पूरा कर लिया है। सिमडेगा में सभी जो प्रगणक हैं और उनके फील्ड ट्रेनर्स हैं और सभी चार्ज ऑफिसर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग संपूर्ण कराई जा चुकी है। खबर रांची से है, जहां सड़क किनारे सब्जी और फल बेचने वाले विक्रेताओं को नमो स्टॉल दिए गए हैं। इस पहल का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। स्टॉल में वेंडिंग मशीन और संपर्क नंबर जैसी सुविधाएं दी गई है, जिससे ग्राहक सीधे विक्रेताओं से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद कई विक्रेताओं ने सरकार और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से ऐसे गरीब लोगों का आशीर्वाद भी इनको लगेगा, ईश्वर के भी आशीर्वाद लगेगा कि ऐसे जो लाचार, मजबूर, बेबस, गरीब लोग जिनको कोई मदद करने वाला नहीं होता है, वैसे लोगों को मदद करने के लिए आदरणीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी आ गया है। ये बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार के कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है कम है। अब हम ये 5 जब देंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे। योजना है सैकड़ों की संख्या में ऐसे रेहड़ी पट्टी वालों को सुविधा प्रदान की जाए, ताकि वो भी कहते हैं ना आत्मनिर्भर हो सकें, वो भी स्वावलंबी हो पाए। जब इन सारे स्टॉलों को वार्ड वाइज कैसे हम लोग बांट करके जगह जगह हर गली में इन लोगों को हम लोग व्यवस्थित करेंगे और ये लोग घूम घूम करके जब अपने सब्जी का वितरण करेंगे या उसको बेचेंगे, तो फिर निश्चित ही जो जिन लोग रोड में लगाते हैं वो लोगों को एक स्टॉल मिल जाएगा, एक दुकान मिल जाएगी, जिसके लिए वो बार बार दौड़ रहे हैं। अभी रांची नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण का जब ये होता है तो वो लोग को हटाया जाता है, फिर वो दौड़ के हमारे पास आते हैं, तो वो उनको एक स्टॉल मिल रहा है, एक दुकान मिल रही है। पहले तो जमीन पर लगाते थे, कम पैसा कमाते थे, अब ठेला पर कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे। अब बहुत खुशी हो रहा है, ठेला मिला तो। सांसद महोदय जी धन्यवाद करना चाहते हैं और मोदी जी को, जो गरीब को मजबूरी समझे।